नमस्कार साथियों, आप सभी का इस क्लास में स्वागत है। आज हम प्रमुख कृषक आंदोलनों पे चर्चा करेंगे। आंदोलनों के अंतर्गत हम जनजातीय आंदोलन, सामाजिक आंदोलन पे चर्चा कर चुके हैं। कृषक या किसान आंदोलन, वैसे कृषक और किसान थोड़ी सी अलग अलग अवधारणाएं हैं, इन पे भी हम चर्चा करेंगे। तो आज इस क्लास में हम भारत के अंदर जो किसान आंदोलन या कृषक आंदोलन है, इनके इतिहास को जानने का प्रयास करेंगे कि इनमें असंतोष के कारण क्या है, आजादी से पूर्व कौन कौन से कृषक आंदोलन हुए हैं और आजादी के बाद कौन कौन से किसान आंदोलन हुए हैं। पहले कृषक आंदोलन हुए और आजादी के बाद में किसान आंदोलन। कृषक और किसान में क्या अंतर है वो चर्चा करेंगे अभी। हरित क्रांति के क्या सामाजिक प्रभाव है, एक नजर हम जो श्रमिक आंदोलन है उन पे भी चर्चा करेंगे। और इस क्लास के अंत में महत्वपूर्ण तथ्य या जो प्रश्न पूछे जाते हैं परीक्षाओं में, उन पे चर्चा करेंगे। अगर हम कृषक आंदोलन की बात करें तो इसके कई कारण हैं। सबसे जो प्रमुख कारण है वो भू स्वामित्व या कृषक संरचना में छिपा हुआ है। देखो, कृषक आंदोलन के कारण है वो अलग अलग हैं। आजादी से पहले कुछ और थे और आजादी के बाद में कुछ और हैं। आजादी से पहले क्या था, जो लगान की दर थी वो बहुत अधिक थी। जमींदार है वो कृषकों को कभी भी अपनी मर्जी से उनकी जमीन से बेदखल कर देते थे। किसानों का आर्थिक शोषण है वो लगान के नाम पे था, उन कारणों से होते थे। और जो आजादी के बाद जो आंदोलन हुए हैं वो है उचित मजदूरी का ना मिलना, उपज का उचित मूल्य ना मिलना, किस खाद या बीज का ना मिलना। ये किसान आंदोलन या कृषक आंदोलन के प्रमुख कारण रहे हैं। तो भारत में जो कृषक आंदोलन है वो काफी पहले से ही, जैसे ही अंग्रेजों का आगमन हुआ, इन्होंने किसानों का शोषण करना प्रारंभ किया, तब से ही प्रारंभ हो गए थे। लेकिन सिस्टेमेटिक ढंग से अगर हम बात करें तो वो सबसे महत्वपूर्ण दौर आता है 1936 के अंदर, जब स्वामी सहजानंद की अध्यक्षता में ऑल इंडिया किसान सभा AIKS की स्थापना होती है। या इससे पहले भी किसान संगठनों का उदय है वो 1920 में प्रारंभ हो गया था। 1920 से 40 के बीच में अनेक किसान संगठन बने थे, उनका विस्तार हुआ था। तब से एक संस्थागत ढंग मिला है, एक संस्थागत तरीके से किसान आंदोलन प्रारंभ हुए हैं। तो इस की जो सभा की जो स्थापना है, गठन है, वो स्वामी सहजानंद के द्वारा की गई थी। इसलिए इनको कुछ विचारक है वो किसान आंदोलन के जनक के तौर पे देखते हैं। लेकिन कुछ विचारकों का मानना है कि इससे पहले NG रंगा ने 1933 के अंदर रेत आंदोलन का नेतृत्व किया था। और इनका NG रंगा का इस किसान सभा के गठन में भी महत्वपूर्ण रोल रहा है। वो इसके प्रथम सचिव थे। ऑल इंडिया किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? स्वामी सहजानंद की अध्यक्षता में हुआ था इनका गठन, और NG रंगा इसके सचिव थे। इसलिए कुछ लोग हैं इनको है वो भारतीय किसान आंदोलन के जनक के तौर पे भी देखते हैं। और 1918 में मदन मोहन मालवीय के प्रयासों से उत्तर प्रदेश के अंदर कृषक सभा का गठन है वो हो गया था। और भारत के अंदर DN धनागरे ने मार्क्सवादी दृष्टिकोण से भारतीय किसान आंदोलन का अध्ययन किया है। तो अब हम एक एक करके प्रमुख किसान आंदोलन पे चर्चा करेंगे। सबसे पहले जो आता है वो है नील विद्रोह। अब विद्रोह क्यों कहते हैं? अब जो सरकार होती है, जो शासक होता है, उनकी नजर में ये विद्रोह ही होता है। वैसे तो ये आंदोलन कह सकते हैं इनको हम जनता की दृष्टिकोण से, और शासकों की दृष्टिकोण से इसको क्या कहा जाता है? विद्रोह कहा जाता है कि विरोध किया है। और आंदोलन है वो जनता की तरफ से आंदोलन इसे कहा जाता है। तो ये नील आंदोलन वो नहीं है जो चंपारण में गांधी जी के द्वारा किया गया, हुआ तो वही है, बंगाल के अंदर हुआ था, क्योंकि बंगाल ही था उस समय, बिहार नहीं था। लेकिन बहुत पहले हो चुका था। 1859 से 1962 के बीच ये विद्रोह हुआ था। नील एक प्रकार की खेती है, और इससे पहले वहां के किसान, बिहार और बंगाल के किसान खाद्य फसल
उगाते थे, लेकिन यूरोपीय बागान मालिकों ने कहा कि आपको यहाँ पे नील की खेती करनी पड़ेगी। किसकी खेती करनी पड़ेगी? नील की खेती करनी पड़ेगी। इसलिए इसको नील विद्रोह कहा जाता है। नील का नाम तो आपने सुना होगा, क्या होती है नील जानते होंगे आप, हम यूज करते हैं इसका। तो इसमें इन्होंने क्या किया कि नील की खेती के लिए मजबूर भी कर दिया और उसकी कीमत भी कम रखी, कीमत भी कम रखी। और इस नील की खेती के कारण जमीन की उर्वरता क्षमता पे प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा था, इसलिए वहां के किसानों ने इसका विद्रोह किया। तो इसमें हिंदू एवं मुसलमान दोनों ने भाग लिया और संकल्प लिया कि हम नील की खेती नहीं करेंगे। और सितंबर 1859 को इस विद्रोह की शुरुआत हो गई। 1859 के अंदर इस विद्रोह की है वो शुरुआत है वो हो चुकी थी। और इसको अगर व्यापक स्तर पे पहुंचाने का कार्य किया था वो किया था दीनबंधु मित्रा ने। दीनबंधु मित्रा ने 1860 के अंदर नील दर्पण एक नाटक प्रस्तुत किया। इसमें बहुत ही मार्मिक प्रस्तुतिकरण किया गया है कि वो आपस में चर्चा करते हैं, ये साधुचरण, नवीन, माधव, गोलोक चंद्र, ये इसके पात्र हैं, वो आपस में चर्चा करते हैं, भाई तेरी जमीन तो गई, अब तुझे नील की खेती करनी पड़ेगी, उसमें आमदनी होगी नहीं, तू लगान दे नहीं पाएगा, अंग्रेज जो मालिक हैं वो तेरी जमीन को अधिग्रहण कर लेंगे, तू क्या करेगा, क्या खाएगा, अब तुझे वो अनाज तो उत्पादन करने नहीं देते हैं, नील की खेती करेगा, वहां तुझे कुछ बचेगा नहीं, तेरी जमीन तो गई, जो तू हजारों सालों से तेरी पीढ़ियां उस पर खेती करती आ रही है, वो जमीन तेरी गई, अब तू क्या करेगा। इस प्रकार से मार्मिक चित्रण है प्रस्तुत किया गया है। बाद में 31 मार्च को इस विरोध के कारण 31 मार्च 1860 के अंदर एक नील आयुक्त की गठन किया गया था, जिसने नवंबर 1860 के अंदर नवंबर 1860 के अंदर नील की खेती के लिए जो मजबूर किया गया था ना बागान मालिकों के द्वारा, उसको कहा कि ये अवैध है, ये मजबूर करना अवैध है, वो अपनी मर्जी से अगर नील की खेती करना चाहते हैं तो करे, नहीं तो इसको रोका जाए। तो 1862 तक है, 1862 तक ये आंदोलन चलता रहा। और जब नील की खेती समाप्त हो गई तो लगभग नील के कारखाने बंद हो गए। आगे है पावना विद्रोह। पावना विद्रोह भी बंगाल के अंदर हुआ। कहां हुआ? बंगाल के अंदर हुआ। 1870 और 80 बीच में हुआ। मई, इसकी न्यूज पड़ी थी वो मई 1873 के अंदर, जो पहले ही 1870 के अंदर ये प्रारंभ हो गया था, लेकिन इसको जो लोकप्रियता मिली थी वो मिली थी मई 1873 को, जब एक कृषि लीग, कृषि संघ की स्थापना की गई, जिसने इस आंदोलन का नेतृत्व किया। और बाद में 1885 के अंदर बंगाल काश्तकारी अधिनियम लागू किया गया, जिनमें इनकी, क्योंकि इस समय जो औपनिवेशिक काल के अंदर जितने भी आंदोलन किए गए हैं उनमें अधिकतर की मांग थी, किसकी मांग थी? करों को, जो भूमि कर था वो कम किया जाए, सबसे बड़ी मांग यही थी, क्योंकि वो मांग बहुत ज्यादा करते थे, फसलों पे जो कर लगाते थे वो बहुत ज्यादा होते थे। जब फसल पकी हुई होती थी तब राजा या जमींदार या अंग्रेज आते थे और कहते थे कि तेरे तो अब की बार है वो 80 क्विंटल फसल होगी, 80 क्विंटल तेरे चावल होगा। बंगाल और बिहार के अंदर चावल ज्यादा होता है, और तेरे को लगभग 50% यानी 40 क्विंटल जो अनाज है वो करके देना होगा। बाद में हो सकता है मौसम बदल गया हो, आंधी तूफान आ गया हो, और वो जो 80 क्विंटल, पहले तो वो खुद ही ज्यादा बताते थे, 60 की जगह 80 बताते थे, अगर उसमें भी कोई प्राकृतिक आपदा आती थी तो वो 40 क्विंटल ही होता था, और कई बार तो 30 क्विंटल ही होता था। और वो अंग्रेज क्या कहते थे कि हमें तो 40 क्विंटल चाहिए, 30 क्विंटल नहीं चाहिए। अब किसान कहां से दे, उसका तो पहले ही उत्पादन कम हुआ, खाने के लाले पड़ जाते थे। दिन रात मेहनत करने के बाद भी, क्योंकि उस समय यंत्रीकरण तो हुआ नहीं था, तो दिन रात मेहनत करने के बाद भी उसके पास इतना नहीं बचता था कि वो 12 महीने के लिए खाने के लिए कुछ बचा सके। तो वो आंदोलन नहीं करेगा तो और क्या करेगा। एक है ढक्कन विद्रोह। ढक्कन विद्रोह ये
1874 और 75 के अंदर हुआ था। 1967 के अंदर वहां भू राजस्व के अंदर वही कर वाली बात आई है, वृद्धि कर दी गई थी। तो उस वजह से परेशान होकर वहां के किसानों ने 1875 में मारवाड़ी बड़ियों और गुजराती साहूकारों के विरुद्ध आंदोलन कर दिया। क्योंकि देखो, पहले जो जमींदार थे या जो अंग्रेज थे वो खुद ना करके किसी माध्यम से करवाते थे, और वही उनका जमींदारी प्रथा आपने पढ़ी होगी। जमींदारी प्रथा के अंदर किस प्रकार से अंग्रेज है या राजा था वो वहां से राजस्व इकट्ठा करता था, और जो जमींदार था वो आगे किसानों से राजस्व इकट्ठा करता था। स्थानीय लोगों ने मिलकर, जिसमें सभी लोग शामिल थे, किसान भी शामिल थे, धोबी भी शामिल थे, नाई भी शामिल थे, इन्होंने बणियों का और इन साहूकारों का सामाजिक बहिष्कार करना प्रारंभ कर दिया। क्या कर दिया? सामाजिक बहिष्कार कर दिया कि हम आपकी कटिंग नहीं करेंगे, हम आपके कपड़े नहीं धुलाई करेंगे। इससे क्या हुआ कि वो नाराज हो गए, और ये जो सामाजिक बहिष्कार की जो नीति थी वो विद्रोह में बदल गई। अब जब उनका अनकहा करेंगे तो वो फिर विद्रोह तो करेंगे ही करेंगे, उसको विद्रोह के रूप में लेंगे ही लेंगे। और बाद में दक्कन कृषक राहत अधिनियम 1889 में बना, कृषि की दरों को कम किया गया, फिर यह विद्रोह समाप्त हुआ। एक है कुक्का विद्रोह। अब ये ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन हो सकता है, जब आजकल जो पर्सन की क्वालिटी है वो चेंज हो गई है। अब डायरेक्ट ऐसा नहीं आएगा कि दक्कन विद्रोह कब हुआ, बिल्कुल नहीं आएगा। अब आएगा कि इन आंदोलनों का काल अनुक्रम बताइए, सही क्रम में इनको लिखाइए, बताइए, आरोही क्रम में बताइए, अवरोही क्रम में बताइए, या बोल दिया जाएगा कि दक्कन विद्रोह कहां पे हुआ, पावना विद्रोह कहां हुआ, कुक्का विद्रोह कहां हुआ, इनको सुमेलित कीजिए। इस प्रकार के प्रश्न आएंगे। तो कुक्का विद्रोह है वो पंजाब में 1871-72 के अंदर हुआ था, नामधारी सिखों के द्वारा। नामधारी सिखों के द्वारा ये आंदोलन है वो किया गया था। वैसे नामधारी सिखों को कुक्का कहा जाता है, ऐसा मैंने पढ़ा है। अब कल भी मेरे पास कमेंट आ गया कि सर आपने तो इस प्रकार से बता दिया कि ये खरवाल है वो संथाल के अंदर शामिल नहीं होता है। तो मैंने एक ही बात कही कि मैं बुक्स से 4-5 बुक्स पढ़ता हूं और उनसे मैटर उठाता हूं, और बुक्स भी अच्छे राइटर की होती है, क्योंकि मैं नहीं जानता। हम अब नागा जनजाति के बारे में अध्ययन करेंगे तो जरूरी थोड़ी है कि वहां हम जाएंगे, हम तो जो पढ़ते हैं वही बताते हैं। तो मैं जो अच्छी किताबें होती है उनसे आपको बताता हूं, हो सकता है उनमें गलत हो सकता है उनमें गलत हो, तो फिर हमारा भी गलत हो जाता है। तो कुक्का है वो नामधारी सिखों को कहते हैं। नामधारी सिख होते हैं, सिख दो प्रकार के होते हैं, एक अकाली जो गुरु ग्रंथ साहिब को अपना गुरु मानते हैं, और नामधारी सिख वो होते हैं जो गुरु ग्रंथ साहिब की बजाय अपने गुरु, क्योंकि सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी ने गुरु परंपरा को बंद करके कहा कि गुरु ग्रंथ साहिब है उसको ही गुरु मानिए, लेकिन नामधारियों ने कहा कि नहीं, गुरु शक्ति कोई व्यक्ति हो सकता है, तो उनमें आज भी गुरु परंपरा है वो जारी है। तो नामधारी सिखों के द्वारा किया गया था। यहां जवाहर मल ने एक संगठन बनाया था, लेकिन इसको जो गति दी थी वो 1872 में बाबा राम सिंह ने दी थी। बाद में ये विद्रोह दबा दिया गया और राम सिंह को काला पानी यानी रंगून म्यांमार जेल में रखा गया था, या फिर काला पानी के तहत वो अंडमान निकोबार लक्षद्वीप में रखा जाता था, लेकिन इनको कहां भेजा गया था? रंगून के अंदर भेजा गया था, जहां इनकी मृत्यु हो गई। अब जो है दौर शुरू होता है गांधीवादी आंदोलन का। गांधी जी का आगमन है वो होता है सबसे पहले चंपारण आंदोलन के अंतर्गत। चंपारण आंदोलन से गांधी जी ने पहली बार किसी आंदोलन का नेतृत्व किया। तो ये चंपारण वही है जो नील की खेती वाला था बिहार के अंदर। तो 1917-18 के आंदोलन चला था ये। इसकी शुरुआत है वो अप्रैल 1917 को हुई थी। कब हुई थी? अप्रैल 1917 को ही थी। बाद में पुनः नील की खेती के लिए मजबूर किया गया। किसानों को कहा कि आप 3/20वें भाग पर नील की खेती अनिवार्य रूप से करेंगे ही करेंगे, और इसकी कीमत है वो भी कम रखी गई। इसको नील की खेती को वहां के स्थानीय लोग क्या बोलते हैं? 3
कंठिया, क्या बोलते हैं, 3 कंठिया बोलते हैं, यानी नील के जो बीज हैं वो 3 एक साथ बोए जाते हैं, इसलिए इसको 3 कंठिया कहते हैं। तो इस 3 कंठिया के विरुद्ध इन्होंने आंदोलन किया, गांधी जी ने इसका नेतृत्व किया और जून 1917 में इसके लिए एक जांच कमेटी बनी जिसमें गांधी जी भी सदस्य थे। अब जो प्रश्न आएंगे वो आएंगे कि चंपारण आंदोलन के बारे में कौन सा कथन सत्य है या कौन सा सत्य है। और बाद में चंपारण कृषि अधिनियम बना था 1918 और इसके बाद में यह आंदोलन समाप्त हो गया। खेड़ा आंदोलन है वो गुजरात में 1918 को हुआ था। यहां पे क्या हुआ कि फसल है वो खराब हो गई थी, गुजरात के खेड़ा जिले में फसल खराब हो गई थी, लेकिन जमींदारों ने जो राजस्व था, जो कर था, वो रोका नहीं। तो बाद में पटेल ने और गांधी जी ने इसका समर्थन किया था कि जब फसल ही नहीं हुई तो कर किस चीज का। तो सत्याग्रह किया गया था, जून 1918 तक यह आंदोलन चला था। किसानों की मांग है वो मान ली गई थी, लगभग जो राजस्व था वो 33% था, बाद में कम कर दिया गया। मोपला विद्रोह में ये क्या है कि काल इंपोर्टेंस के हिसाब से नहीं बता रहा हूं, इनको काल के हिसाब से बता रहा हूं, समय के हिसाब से बता रहा हूं। मोपला विद्रोह है वो केरल के मालाबार तट पे हुआ था। कहां हुआ था? केरल के मालाबार तट पे 1921 के अंदर हुआ था। मोपला मुसलमान किराएदार है, किराएदार या बंटाईदार है। अब किराएदार और बंटाईदार में क्या फर्क होता है? काश्तकार, किराएदार, बंटाईदार, किसान, कृषक, ये सब क्या होते हैं? पट्टेदार। किराएदार, पट्टेदार, बंटाईदार, काश्तकार, ये सब अलग अलग चीजें हैं। जो किसान परिवार से जुड़ा हुआ है वो इससे समझ सकते हैं। तो मैं इन सब को अच्छी तरीके से जानता हूं। मैंने खेती बहुत की है। मैंने लगभग 12वीं क्लास तक, 8वीं क्लास से खेती करना प्रारंभ कर दिया था और 12वीं तक मैं खेती करता रहा, जब तक मेरी जॉब नहीं लगी थी। तो ये सब हमारे यहाँ पर भी होता है। तीभागा आंदोलन आएगा, वो भी इसी पर आधारित होता है। तो हम बेल लेकर खेती करते थे स्टार्टिंग के अंदर, ट्रैक्टर है वो बाद में आया था। तो किराएदार क्या होता है कि भूमि को किराए पे लेता है, कुछ 1 साल के लिए भूमि को किराएदार किराए पे ले लेता है कि मैं तेरे को 1 बीघा का 10,000 रुपया दूंगा आज के हिसाब से। इसको पट्टेदार भी बोलते हैं, भी 1 साल के लिए जमीन को पट्टे पे ले लिया। बंटाईदार या हिस्सेदार, बंटाईदार या हिस्सेदार, उसमें हिस्सा होता है कि आप है जो जमीन तो हमारी रहेगी, खेती आप करोगे, मेहनत आप करोगे, और जो भी होगा उसमें 1/4 यानी 1 भाग तो आपका होगा, 4 भाग हमारा होगा, या 1/3, 1 भाग आपका होगा, 3 भाग हमारा होगा, या 1/5, 1 भाग तो जो मेहनत करता है उसको मिलता है और 5 भाग है वो जो खेती करता है उसको मिलता है। इसको बोलते हैं 5वां, इसको बोलते हैं 4वां, इसको बोलते हैं तीभागा। मोपला विद्रोह है वो किराएदार थे। वहां के जो जमीन थी वो किनकी थी? वो हिंदू जमींदारों की थी। और वो पट्टे पे कौन लेते थे? मोपला थे, जो मुसलमान लेते थे वो लेते थे। तो वो उनको कभी भी बेदखल कर देते थे, उनके साथ जातियां होती थी। तो इसके खिलाफ इन्होंने हिंदू जमींदारों के खिलाफ ये आंदोलन किया था। बाद में इस आंदोलन का विलय है वो खिलाफत आंदोलन के साथ कर दिया गया था। शौकत अली, मौलाना अबुल कलाम, गांधी जी ने इस आंदोलन का समर्थन किया था। सांप्रदायिकता का रंग इसको दे दिया गया था, जिस कारण से असहयोग आंदोलन से ये अलग हो गया। दिसंबर 1921 के अंदर ये आंदोलन समाप्त हुआ। आगे है बारदौली आंदोलन। बारदौली आंदोलन वही है जहां पटेल को, सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि है वहां की महिलाओं ने दी थी। तो ये आंदोलन गुजरात के अंदर सूरत जिले के बारदौली में हुआ था, 1928 को हुआ था। ये सत्याग्रह लगान विरोधी आंदोलन था, यानी लगान था वो बहुत ज्यादा, पहले से ही बहुत ज्यादा था, 30% की वृद्धि कर दी गई। और जब लगान नहीं चुकाया जाता था तब मवेशियों की और जमीनों की कुर्की की जाती थी। कुर्की यानी उनका जमीन का अधिग्रहण कर लिया जाता था।
4 फरवरी 1928 को सरदार वल्लभ भाई पटेल ने यहाँ का नेतृत्व किया और बाद में जो 30% की वृद्धि की गई थी उसको कम कर दिया गया, 6.03% की दिया गया और यह आंदोलन समाप्त हो गया। आगे है तीभागा आंदोलन। तो ये बंटाईदारों पर है। किसका आंदोलन है? ये बंटाईदारों का आंदोलन है, जिसकी मैं चर्चा अभी कर चुका हूं, हिस्सेदार या बंटाईदार। तो इसमें क्या होता था कि तीसरा भाग था वो केवल जमींदार, जो कृषक करने वाले। काश्तकार किसे कहते हैं? काश्तकार वो होता है जो जमीन को खुद काश्त करता है, और किसान वो होता है जो जमीन को खुद कृषि नहीं करता है बल्कि किसी से करवाता है। तो देखो, एक किसान होता है, किसान की जमीन होती है। अब किसान की जमीन है तो वो खेती नहीं करेगा, बहुत बड़ी तादाद में इसके पास जमीन होती है। तो वो क्या करता है कि जमीन को या तो देगा पट्टे पे। किस पे देगा? पट्टे पे देगा, जो कि किराएदार की बात आ गई, पट्टे पे या किराए पे देगा। या फिर क्या देगा? वो बंटाईदार रखेगा। क्या रखेगा? बंटाईदार, यानी मेहनत काम सारा का सारा बंटाईदार करेंगे और उनको उपज का कुछ ही भाग मिलेगा, बाकी सब इसको मिलेगा। और या फिर वो क्या है कि जो भूमिहीन श्रमिक है उनसे खेती करवाता है। तो इनको तो कहते हैं किसान। और या जो छोटे किसान हैं जो भूमि को पट्टे या बंटाईदार पे नहीं देते हैं, स्वयं खेती करते हैं, उनको, इन पट्टेदारों को, इन बंटाईदारों को, इनको कहते हैं कृषक। इनको क्या कहते हैं? कृषक कहते हैं। और जो भूमिहीन श्रमिक है उनको श्रमिक कहते हैं। तो मुख्य रूप से ये 3 वर्ग होते हैं ग्रामीण संरचना के अंदर, किसान, कृषक और श्रमिक। तो इस आंदोलन का जो नेतृत्व था तीभागा आंदोलन, या इसमें 3 भाग होते थे। 2 भाग जमींदार को मिलते थे और 1 भाग जो वास्तविक रूप से खेती करता था उसको मिलता था। लेकिन उनकी मांग थी कि 2 भाग हमें मिलने चाहिए। यानी ये मान सकते हैं कि यहाँ पे जो टैक्स था वो क्या था? 66% था। कितना था? 66% टैक्स है वो कर था, भू राजस्व था। ये 1946 के अंदर, आजादी से थोड़ा सा पहले, बंगाल के अंदर हुआ था। कहां हुआ था? बंगाल के अंदर हुआ था। और इस आंदोलन का नेतृत्व कंपाराम सिंह और भवन सिंह ने किया था। अब है तेलंगाना आंदोलन। तेलंगाना आंदोलन है वो 1946 से 1951 के बीच में हुआ। अब आप ये कहोगे कि 1951 तक क्यों चला? इसके भी कई कारण हैं। 1946 में आंदोलन की शुरुआत हुई थी, वहां पे रेतवाड़ी व्यवस्था थी, दक्षिण भारत के अंदर रेतवाड़ी व्यवस्था थी। तो स्थानीय शासक और जमींदार है वो यहाँ पे अत्यधिक कर वसूल करते थे। और ये जो आंदोलन था वो साम्यवादी आंदोलन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? साम्यवादी, क्योंकि इनकी जो बागडोर थी वो मार्क्सवादी या साम्यवादी लोगों के हाथ में थी। तो ये जो हैदराबाद था, वहां की निजाम था हैदराबाद का क्या था? निजाम। तो पूरा भारत आजाद हो गया था, लेकिन हैदराबाद अभी भी आजाद नहीं हुआ था। हैदराबाद ने, क्योंकि अंग्रेज बोल के चले गए थे कि या चाहो तो आप पाकिस्तान में मिलो, चाहे तो भारत में मिलो, लेकिन हैदराबाद के निजाम ने कहा कि हम स्वतंत्र रहना चाहते हैं। तो वहां ये आंदोलन चला था गुरिल्ला युद्ध पद्धति, छापामार युद्ध पद्धति के द्वारा ये चला था। छापामार या गुरिल्ला युद्ध पद्धति होती है कि सैनिकों पे हमला करो और तुरंत भाग जाओ, छिप जाओ। इसको छापामार या गोरिल्ला युद्ध पद्धति कहते हैं। इसमें इसका प्रयोग हुआ था। बाद में भारतीय सैनिकों ने 1948 के अंदर यहाँ पे हैदराबाद को अपने कब्जे में लिया था। उसके बाद भी ये आंदोलन है वो चलता रहा। क्यों चलता रहा? क्योंकि जमींदारी प्रथा थी वो तुरंत समाप्त नहीं हुई थी, समाप्त होने में कुछ समय लगा था। एक है बिजोलिया किसान आंदोलन, ये राजस्थान में हुआ था। राजस्थान के भीलवाड़ा जिले के अंदर हुआ था। विजय सिंह पथिक इनका वास्तविक नाम था भूप सिंह। क्या था? भूप सिंह। 1897 में ये आंदोलन प्रारंभ हुआ था। यहाँ पे जो आंदोलन थे वो अधिकतर धाकड़ जाति है, एक कृषक जाति है, उन्होंने किया था। तो यहाँ पे जमींदारों ने या जागीरदार, यहाँ पे क्या होते थे? जागीरदार बोलते थे उनको, जमींदारों को। जागीरदारों के खिलाफ जो लगान की दर थी वो ज्यादा थी, उस वजह से इनके खिलाफ है वो चला था। और यहाँ पे एक चौरी कर भी लगाया जाता। जब भी कोई
नया राजा बनता था तो उसके लिए भी कर है वो लगाया जाता था, यानी कर अत्यधिक थे। तो सीताराम दास और माणिक्यलाल वर्मा भी इस आंदोलन के नेता रहे हैं और ये आंदोलन 1941 तक है वो चला है। आगे है आजादी के बाद के प्रमुख आंदोलन। तो ये आजादी से पहले के थे और आजादी के बाद, आजादी से पहले का तेलंगाना आंदोलन को हम अंतिम आंदोलन मान सकते हैं। अब ये क्या है, आंदोलन और विद्रोह में थोड़ा सा फर्क होता है। विद्रोह होता है जो किसी के खिलाफ होता है। अगर वास्तव में कहें तो जो वास्तविक आंदोलन था वो था भूदान आंदोलन। तो भूदान आंदोलन गांधी विनोबा भावे ने प्रारंभ किया था। तेलंगाना आंदोलन के बाद ये प्रारंभ किया था। किसके बाद प्रारंभ किया था? तेलंगाना आंदोलन के बाद ये प्रारंभ हुआ था। तेलंगाना के नलकोडा जिला है, उसमें कोचमपल्ली गांव है, वहां से 18 अप्रैल 1951 को ये आंदोलन प्रारंभ हुआ था। विनोबा भावे ने इसे एक आंदोलन नहीं बल्कि एक बहुउद्देशीय क्रांति कहा है। जयप्रकाश नारायण भी बाद में इससे जुड़ गए थे और ये काफी तक कह सकते हैं कि कुछ मात्रा में सफल हुआ था, ज्यादा सफल नहीं हो पाया था। ये गांधी जी की जो न्यायशीलता की अवधारणा थी, ट्रस्टशिप की जो अवधारणा थी, उस पर आधारित था। और इसके बाद में एक आंदोलन और चला था, ग्राम दान आंदोलन, या गांव की सारी जमीन सौंप देना। तो ये उत्तर प्रदेश से प्रारंभ हुआ था 1952 में और ओडिशा के अंदर इसको कुछ मात्रा में सफलता है मिली है। तो ये वैसे विद्रोह नहीं कह सकते, एक प्रकार का आंदोलन ही था। लेकिन जो वास्तविक आंदोलन माना जाता है या जो वास्तविक विद्रोह माना जाता है आजादी के बाद, वो है नक्सलवाड़ी आंदोलन। नक्सलवाड़ी आंदोलन जिसका दंश हम आज भी झेल रहे हैं। हमारे हजारों सुरक्षा बल इस आंदोलन में जो है वो वीरगति को प्राप्त हो चुके हैं। तो ये आजादी के बाद पहला कृषक आंदोलन माना जा सकता है, नक्सली आंदोलन। देखो, आजादी के बाद में भारत में भूमि सुधार लागू किए गए, क्योंकि पहले क्या था, गांव की एक भूमि पे, संपूर्ण भूमि पर किसका अधिकार था? जमींदार अधिकार था। जमींदार पूरी मालिक था गांव की जमीन का और वो कृषकों को सौंपता था। अब जमीन किसकी होगी? मालिक कौन हो गया? जमींदार हो गया। और आजादी के बाद में इन जमींदारों का उन्मूलन किया गया और उनकी जमीन को क्या है, एक सीलिंग लागू की गई कि इससे अधिक भूमि नहीं रखी जा सकती। और याद होगा कि आजादी के समय जब हमारा संविधान लागू हुआ, उस समय कुल 7 मौलिक अधिकार थे। कितने मौलिक अधिकार थे? 7 मौलिक अधिकार थे और 8 अनुसूचियां थी। लेकिन इन जमींदारों के कारण जो संपत्ति का मौलिक अधिकार था वो हटाना पड़ा और 9वीं अनुसूची बनानी पड़ी। 9वीं अनुसूची में कानून को डाल देते हैं तो उसमें न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। तो जमींदारी प्रथा के कारण गांव की समस्त भूमि पे जमींदारों का अधिकार था। बाद में जब भूमि सुधार किए गए थे, जमींदारी प्रथा का अंत कर दिया गया और जमींदारी की जो जमीन थी, जो वास्तविक काश्तकार थे, उनको बांट दिया गया। लेकिन कुछ जगह जमींदारों ने ये लागू होने नहीं दिया सरकारी अधिकारियों के साथ मिलकर। ऐसा ही बंगाल के अंदर हुआ। बंगाल के एक नक्सलवाड़ी क्षेत्र है, वहां 1967 के अंदर यह आंदोलन प्रारंभ हुआ। जब ये भूमि सुधार लागू नहीं हुए तो माओवादी विचारधारा से प्रभावित होकर, मार्क्सवादी विचारधारा से प्रभावित होकर सशस्त्र यानी शस्त्रों के आधार पर वहां जमींदारों का नरसंहार किया गया और उनकी जमीन को आपस में बांट लिया गया। जमींदारों को मौत के घाट उतार दिया गया। उनके जो खाद्यान्न के भंडार थे उनको लूट लिया गया। उनके जो भूमि संबंधी कागजात थे उनको जला दिया गया। इनके नेता थे कान्हू सान्याल, पंचानन सरकार और चारू मजूमदार। और ये जो आंदोलन था वो आज तक जारी है। आज भी नक्सलवादी जो आंदोलन है वो जारी है। वो
अभी भी मांग कर रहे हैं कि हमें अलग क्षेत्र है वो दिया जाए, हमारी बात है वो सारी की सारी मानी जाए, लेकिन सारी बात उनकी नहीं मानी जा सकती। कुछ हद तक जो भूमि सुधार नहीं हो पाया था वो इस आंदोलन के लिए जिम्मेवार था, लेकिन जो अब हो रहा है वो इसके लिए वो जिम्मेवार नहीं है। भारत सरकार बहुत पैसा बहा रही है, विकास के बहुत कार्य करवा रही है, लेकिन वो टावर लगाते हैं तो टावर को फेंक देते हैं, वहां सड़क बनाई जाती है तो सड़क को उखाड़ देते हैं, रेलवे लाइन को उखाड़ देते हैं, विकास होने ही नहीं दे रहे हैं। तो ये छत्तीसगढ़ के कुछ क्षेत्र हैं जैसे कि दंतेवाड़ा है, सुकमा जिला है, वहां पे आज भी बहुत ज्यादा प्रभावी है। तो ये बंगाल के सिलीगुड़ी उपमंडल से प्रारंभ हुआ था और आज तक जारी इसको मान सकते हैं। उसके बाद जो आधुनिक भारत के आंदोलन हैं वो अलग प्रकार के हैं। वो क्या है? अलग प्रकार के हैं। अब जमींदारी प्रथा या जो लगान की अधिक दर है वो मायने नहीं रखता है। अब किसानों की मांग हो गई है कि उनको उनकी जो उपज है उसका उचित मूल्य मिलना चाहिए, न्यूनतम समर्थन मूल्य मिलना चाहिए, लेकिन नहीं मिलता है। इस वजह से आंदोलन होता है। कई बार आपने न्यूज़पेपर में सुना होगा कि प्याज है वो सड़कों पे बहा दिया गया, टमाटर सड़कों पे बहा दिया गया, क्योंकि उनको उचित मूल्य मिलता ही नहीं है, उनकी जो लागत है वो भी नहीं निकल पाती है। और ये वास्तविकता है कई स्थान पे। जैसे कि नॉर्मल अगर मैं बात करूं कि हम प्याज और टमाटर खरीदते हैं वो 15 रुपए केजी होता है। क्या होता है? 15 रुपए पर केजी होता है। अब 15 रुपए केजी में से क्या होता है कि जो 10 रुपए है वो कौन निकालता है? जो बेच रहा है उसको, क्योंकि वो अगर 1 क्विंटल बेचेगा तो 5 रुपए 10 रुपए निकालेगा। जो बीच में कई सर्किल होते हैं, पहले वहां से कोई व्यापारी खरीदता है, फिर उससे कोई बड़ा दुकानदार खरीदता है, फिर वो छोटे दुकानदार को खरीदता है। किसान को क्या 5 रुपए या कई बार तो 2-3 रुपए उसके मिलते हैं, और 2-3 रुपए का खर्चा तो जो मजदूर होता है ना, जो उसको निकालता है या टमाटर की तुड़ाई का काम करता है, उसके लग जाते हैं। और जब वो अपने खेत से बाजारों के अंदर जब फसल को लाता है तो उसका लग जाता है, तो उसके पास कुछ भी नहीं बचता है। वो केवल कई बार तो किसान को इन फसलों को अपने खेत के अंदर ही बोना पड़ता है। पकी हुई फसल को वो वहां पे हल चला देता है। क्यों चला देता है? कि उसको पता है कि मैं तुड़वाई कराऊंगा और मैं मार्केट में लेके जाऊंगा, उससे तो अच्छा है कि मैं इसको यहां पे हल चला दूं, थोड़ी बचत होगी। तो इस कारण से उचित मूल्य ना मिलने के कारण, या फसल खराब हो जाए तो उचित मुआवजा ना मिलने के कारण, या खाद या बीज नहीं मिलने के कारण आजकल के आंदोलन होते हैं, जिनको नवीन आंदोलन कहते हैं। तो इसकी शुरुआत है वो 1960 के दशक के बाद हुई थी। 1960 के दशक के बाद हुई थी। जो आजादी के बाद जो आंदोलन प्रमुख हुए हैं उनमें एक प्रमुख नाम आता है महेंद्र सिंह टिकैत का। किनका आता है? महेंद्र सिंह टिकैत का। 1980 के दशक के अंदर उत्तर प्रदेश के मेरठ के अंदर एक काफी लंबे समय तक ये किसान आंदोलन चला था, और महेंद्र सिंह टिकैत ने किसान यूनियन बनाई थी, भारतीय किसान यूनियन, BKU। क्या है? BKU। इनका गठन किया था और सरकार को झुका दिया था उनकी जो भी मांगे थी उसके बाद में। और उसके बाद में जो आंदोलन हुआ है, जो आप सबने देखा होगा, जून 2020 के अंदर महेंद्र सिंह टिकैत के ही 2 पुत्र हैं, एक राकेश टिकैत, एक नरेश टिकैत, जो कि भारतीय किसान सभा के यूनियन के अध्यक्ष हैं, नरेश टिकैत। और इस आंदोलन में जो चला था बाद में, उसमें राकेश टिकैत की महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। सरकार ने भूमि सुधारों को लागू करने के लिए कृषक सशक्तिकरण संरक्षण कीमत आश्वासन कृषि विस्तार विधेयक लाया था 2020 में, एक अध्यादेश के जरिए। किसके द्वारा? एक अध्यादेश के जरिए ये लाया गया था, और सितंबर 2020 को इस लोकसभा में प्रस्तुत किया गया, और 25 सितंबर को किसानों ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया था। ये 3 कानून थे जिनको 3 काले कानून किसानों ने कहा था। ये 3 काले कानून ये हैं द फॉर्म्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स। तो इसके कुछ बेनिफिट थे, इन कानूनों के कुछ लॉस थे, तो अगर इनमें सुधार हो जाता तो कुछ बेनिफिट मिल सकता था। तो जो
अगर लागू होते तो भी नुकसान होता, और अगर ये समाप्त हो गए तो भी नुकसान हुआ। अगर इनमें एक सामंजस्य बिठा के जो अच्छी चीजें थी उनकी रखा जाता और जो बुरी चीजें थी उनको अगर निकाला जाता तो ये काफी अच्छे कानून हो सकते थे। लेकिन सरकार और किसानों के बीच में जो आंदोलन चला, दांव पे चले, उनमें कहीं भी बीच की स्थिति नहीं आई। ये आंदोलन प्रारंभ में कोई ज्यादा हिंसक नहीं हुआ था, शांतिपूर्ण तरीके से सुलझ सकता था, लेकिन पहले सरकार ने इस पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया था। इस वजह से बाद में दिल्ली का घेराव हुआ, पंजाब हरियाणा के अंदर ये इसका विस्तार है वो ज्यादा हुआ। तो अब हम चर्चा करते हैं आंदोलन के प्रमुख बिंदुओं पे। तो डीएन धनागरे ने मार्क्सवादी दृष्टिकोण से अध्ययन किया, और मार्क्सवादी कहता है कि एक शोषक होता है, एक शोषित होता है। किसान है वो क्या है? शोषक है, और कृषक है वो शोषित है। यानी इन आंदोलन में जो आजादी के दौरान आंदोलन चले थे उनमें निम्न वर्गीय कृषकों की कोई भूमिका नहीं थी। अपनी ये पुस्तक है इनकी, पीजेंट मूवमेंट्स इन इंडिया 1920 से 1950 के बीच में। थॉमस एवं नेनकी ने अपनी पुस्तक द पोलिश पीजेंट इन यूरोप एंड अमेरिका के अंदर किसान आंदोलन का अध्ययन किया है, नगरीय किसान आंदोलन का। आजादी के बाद भूमि सुधार हुए, जिनमें से पहला जो कानून बना था वो था जमींदारी उन्मूलन अधिनियम 1950। उत्तर प्रदेश में इसकी शुरुआत हुई थी, चौधरी चरण सिंह के नेतृत्व में इस आंदोलन की नींव पड़ी थी। 1951 के अंदर ये अधिनियम है वो लागू हो गया था। 15 अक्टूबर को महिला किसान दिवस मनाया जाता है और 23 दिसंबर को किसान दिवस बनाया जाता है चौधरी चरण सिंह की जयंती को। और जो नए किसान आंदोलन है वो 1960 बोला था, 1970 के दशक में हरित क्रांति के बाद में एक तो पंजाब में प्रारंभ हुए थे, दूसरा इसका केंद्र बिंदु था तमिलनाडु, और तीसरा इसका केंद्र बिंदु था महाराष्ट्र। तो इसमें क्या है कि कृषक के स्थान पे किसान का प्रयोग हुआ, क्योंकि किसान बड़े थे, उनको नुकसान भी बड़ा होने वाला था। तो फसलों के उचित मूल्य, एमएसपी पे उधार की वापसी, यानी जब जो ऋण लेता है किसान, अगर उसको वापस नहीं करता है तो जमीन का अधिग्रहण होता है। तो इनको लेकर ये आंदोलन होते हैं। इनमें सड़क को, रेल को, राजनेता को गांव में घुसने नहीं देता, इस प्रकार के हथकंडे अपनाए जाते हैं। अब एक नजर हम हरित क्रांति पे डाल लेते हैं। हरित क्रांति पे वैसे मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, लेकिन थोड़ी सी, क्योंकि ये 10 तारीख वाली परीक्षा में आने वाला है। 1960 और 70 के दशक के अंदर रासायनिक खाद, उससे पहले भारत 1966 के अंदर, भारत में 1965 के अंदर जो अपने प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री ने, तब खाद्यान्नों की अत्यधिक कमी थी और उन्होंने एक दिन का उपवास रखने का कहा था, यानी भारत में खाने लायक गेहूं नहीं था और ऑस्ट्रेलिया से गेहूं मंगाया जाता है। और हमारे दादाजी कहते थे कि जो गेहूं आता था वो लाल होता था और वो रबड़ की भांति होता था, उसको जैसे ही बनाते ना अपने तो वो लंबा होता जाता था, जब उसका आटे को गोंदते थे तो वो लंबा हो जाता था। और इतनी कमी थी कि केवल जब घर में मेहमान आता था केवल उसके लिए ही गेहूं की रोटी बनती थी, बाकी के लिए बाजरे या जौ की रोटियां बनती थी। और बाद में इंदिरा गांधी के समय भी ये प्रॉब्लम चली आ रही थी। तो बाद में खाद्यान्नों में वृद्धि करने के लिए रासायनिक खाद, कीटनाशक, उन्नत बीज आदि का प्रयोग है वो किया गया। इससे कृषि उत्पादन में तीव्र वृद्धि, आमूलचूल परिवर्तन हुआ। तो इस तीव्र वृद्धि को ही हरित क्रांति कहा जाता है। भारत में इसके जनक थे एमएन श्रीनिवासन। और जो एमएसपी की जो चीजें थी उन्होंने की एक स्वामीनाथन रिपोर्ट भी है जो न्यूनतम समर्थन मूल्य को लेकर बनी हुई है। तो हरित क्रांति एक सरकारी कार्यक्रम था, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं ने भी इसमें सहयोग किया था। इससे उत्पादकता वाले और संकर हाइब्रिड बीजों का, कीटनाशकों का, खादों का प्रयोग है वो किया गया था, जिससे इसमें अत्यधिक वृद्धि हुई थी। इसमें मुख्य रूप से अनाजों के अंदर, खाद्यान्नों के अंदर ही वृद्धि हुई थी, बाकी के अंदर वृद्धि नहीं हुई थी। ये हमारी बड़ी आवश्यकता थी उस समय खाद्यान्न, तो हमारे खाने लायक नहीं था और आज हम विश्व को गेहूं और चावल है वो निर्यात करते हैं। इससे भारत है वो खाद्यान्नों के मामले में आत्मनिर्भर बन गया। लेकिन इसके कुछ सामाजिक प्रभाव भी पड़े।
इससे जो बेनिफिट मिला था उन्हीं क्षेत्रों को मिला जिनमें सिंचाई होती थी। पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु आदि में मिला। अब इससे क्या हुआ हरित क्रांति से कि कुछ को बेनिफिट हुआ, कुछ को बेनिफिट नहीं हुआ। बीज, उन्नत बीज, यंत्रीकरण यानी यंत्र खरीदना, ये कौन कर सकते थे? ये वही कर सकते थे जिनके पास पैसा था। तो उन्होंने उन्नत बीज खरीदा, कीटनाशकों का प्रयोग किया, तो इससे इनको तो फायदा हुआ। लेकिन जो कृषक थे या जो बंटाईदारियां करते थे, भूमिहीन श्रमिक थे, उनको कोई फायदा नहीं हुआ। उनको कोई फायदा नहीं हुआ। यानी इससे क्या हुआ कि अमीरों और गरीबों के अंदर जो अंतर था वो बढ़ गया। असमानता, आर्थिक असमानता बढ़ गई। तो ये क्या है? विभेदीकरण है। और ये केवल विभेदीकरण केवल लोगों के बीच में नहीं हुआ, अमीर और गरीब की जो खाई थी वो ही नहीं बढ़ी। अमीर और अमीर हो गया, गरीब और ज्यादा गरीब हो गया। इससे क्षेत्रीय गरीबी और अमीरी में भी अंतर है वो बढ़ा हुआ। इससे क्या हुआ कि जो सेवक जनजातियां थी, जजमानी प्रथा है, उसके अंदर दो जातियां होती है, कमीन और जजमान। तो जो कमीन जातियां थी उनको तो कोई बेनिफिट नहीं हुआ। तो जो जमींदार थे उन्होंने ट्रैक्टर, थ्रेसर, हार्वेस्टर के प्रयोग से बेनिफिट मिला, लेकिन जो सेवा प्रदान करने वाली थी उनको कोई बेनिफिट नहीं हुआ। और जब उत्पादन बढ़ा तो उनका जो अन्य जो जातियां थी जिनसे वो खेती करवाते थे, तब क्या यंत्रीकरण बढ़ गया, ट्रैक्टर आ गया। जो मजदूर काम करता था वो काम कौन करने लग गया? ट्रैक्टर करने लग गया। तो उन जातियों को क्या कर दिया गया? बेदखल कर दिया गया। और वो कहां गई? फिर वो शहरों के अंदर रोजगार की तलाश में गई। यानी जजमानी प्रथा थी वो धीरे धीरे संविदा में बदलनी शुरू हो गई। इससे क्षेत्रीय विषमता में वृद्धि हुई। जहां पे सिंचाई के साधन अधिक थे वहां पर अमीरी बढ़ गई, और जहां नहीं था उनको कोई बेनिफिट नहीं हुआ। जो बहुफसल प्रणाली थी उसका पतन हो गया। जो ज्यादा लाभ दे रही थी उन्हीं फसलों का उत्पादन बार बार किया गया। कृषि पे बाजार की निर्भरता, बाजार पर निर्भरता है वो काफी बढ़ गई। कीटनाशकों के लिए, बीजों के लिए, यंत्रों के लिए, खाद के लिए, सब बाजार पे निर्भरता बढ़ गई। नई तकनीक का प्रयोग हुआ। पट्टेदारों को भूमि से बेदखल कर दिया गया क्योंकि वो काम स्वयं मशीनों से होने लग गया। बेनिफिट हुआ तो पट्टेदारों को भगा दिया। उत्पादन लागत में वृद्धि हुई। पहले जो होता थी जो भी, अब इसे क्या है कि लागत वो बढ़ गई। आजकल आंदोलन होने के प्रमुख कारण लागत बढ़ना भी है। जैसे पहले जो भी उत्पादन होता था वो खुद का होता था, उस पर कोई ज्यादा खर्च नहीं होता था। लेकिन अब क्या होता है कि बीज है, खाद है, कीटनाशक है, मशीनरी है, इनका खर्चा है, लागत है, वो बढ़ गई। और कई बार होता है कि जब फसल पकने का समय आता है तो बाढ़ आ जाती है या बारिश आ जाती है, तूफान आ जाता है, आंधी आ जाता है, उससे फसल नष्ट हो जाती है। तो इससे क्या होता है कि फसल उत्पादन नहीं होता है, लेकिन लागत तो पहले लग चुकी है। इस वजह से जो किसानों की आत्महत्या है उसमें वृद्धि हुई है। और ये एक बहुत बड़ा कारण है लागत बढ़ना। अब लागत है, जैसे किसी ने 2 हेक्टेयर जमीन की, उस पे 1 लाख खर्चा लग गया और उत्पादन 10,000 का हुआ, तब वो क्या करेगा? कर्ज जाल में फंसता जाएगा और अंत में आत्महत्या करता है। और इन दिनों में आत्महत्याएं किसानों की काफी बढ़ गई है। लागत बढ़ गई, ये हो गया। तो ये सब मैं बहुत अच्छे तरीके से महसूस कर सकता हूं। जो खेती करता है वो मौसम खराब होता है उसका क्या खामियाजाना किसान को भुगतना पड़ता है, वो अच्छे तरीके से जानता है। तो श्रमिक संगठन है, किसान और श्रमिक जो आंदोलन है वो एक साथ ही पढ़ते हैं। तो ये श्रमिक संगठन थे या आंदोलन थे वो कारखानों के औद्योगिकरण के बाद की देन है। पहला जो देश का मजदूर संगठन था वो 1918 में वीपी बाडिया की अध्यक्षता में स्थापित किया गया था। इन्होंने ही स्थापित किया था। गांधी जी ने अहमदाबाद के अंदर टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। 1920 के अंदर बंबई के अंदर ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, अटक इसकी शॉर्ट फॉर्म है, उसकी स्थापना हुई थी। 1922 के अंदर चौथा कारखाना अधिनियम बनाया गया था जिसमें काम के घंटों को कम कर दिया गया था। और 1926 के अंदर
मजदूर संघ अधिनियम, यानी अधिनियम बना था मजदूरों के लिए, मजदूर संघ बनाने के लिए। तो ये पहला अधिनियम था। तो ये आज की हमारी क्लास थी। आपको कैसी लगी कमेंट के माध्यम से जरूर बताना। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना अगर आपको ये क्लास पसंद आई हो। आपने इतने प्रेम से मुझे सुना, इसलिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। एडवांस में आप सभी को हैप्पी होली।